हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी की एक बेहद इम्पॉर्टेंट यूनिट सर्कुलेशन, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट भी है और बेहद इंटरेस्टिंग भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेशन होता क्या है? बॉडी के अंतर्गत ब्लड होता है, वो सर्कुलेट होता रहता है बाय द हार्ट या थ्रू द हार्ट। तो इस प्रोसेस को ब्लड जो सर्कुलेट होता है हार्ट के थ्रू, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन बोलते हैं। ये सर्कुलेशन इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? यदि सर्कुलेशन ना हो तो क्या होगा? ठीक, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो ये सवाल पैदा करता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का इम्पॉर्टेंस पूछना चाहता है। तो इम्पॉर्टेंस कहो या इसका कहो फंक्शन कहो सर्कुलेशन का, कि क्या फंक्शन है सर्कुलेशन का। तो जो सर्कुलेशन होता है वो क्या करता है? वो सर्विस करता है द नीड ऑफ द बॉडी टिश्यू, यानी जो बॉडी टिश्यू की नीड होती है उसको क्या करता है? ये सर्विस है, यानी कि एक तरह से वेटर की तरह बिहेव करता है। वेटर की तरह करता है। वेटर का कार्य क्या होता है? वेटर का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होता है? यानी कि जो भी जो मास्टर या मालिक जो भी मांगेगा उसको क्या करेगा? वो डिमांड को क्या करेगा? फुलफ़िल करेगा, लाके देगा। तो वही सर्कुलेशन है, जो बॉडी टिश्यू की नीड होती है उसको ये क्या करता है? लाके देता है, उसको फुलफ़िल करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है? बॉडी टिश्यू को क्या करता है? न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको दूर ले जाने का, उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन अवे फ्रॉम द बॉडी ले जाने का कार्य करता है। ठीक, अगला जो इसका फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट करता है ये हार्मोन को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है। और मेन जो फंक्शन होता है, जो सर्कुलेशन का मेन फंक्शन यदि बोलूँ तो ये क्या करता है? मेंटेन करवाता है एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट। एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट क्या करता है? मेंटेन करवाता है इन ऑल टिश्यू फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी फॉर ऑप्टिमल सर्वाइवल। उनका ऑप्टिमल सर्वाइवल के लिए और फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेल के लिए क्या करता है? ये एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट होता है, वो मेंटेन करवाता है। इस एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट को आप और एक दो नाम बोल सकते हो। इसको बोल सकते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट कहो, इंटरनल मिल्यू कहो, या फिर कहो होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या करता है? ये मेंटेन करवाने का कार्य करता है। इंटरनल मिल्यू, होमियोस्टेसिस, इंटरनल इन्वायरमेंट या एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट मेंटेन करवाता है सर्कुलेशन, जिसकी वजह से जो होती है सेल्स होती हैं अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर पाती हैं। इन किडनी सर्कुलेशन सर्व्स एडिशनल फंक्शन। वहाँ क्या करता है? ये एडिशनल फंक्शन होता है, इसको हम रीनल सिस्टम में पढ़ेंगे। वहाँ क्या करता है? ये GFR को होता है, उसको रेगुलेट करने का कार्य करेगा। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि सर्कुलेशन होता है क्या है और सर्कुलेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है, यानी कि उसका फंक्शनल रोल ऑफ सर्कुलेशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? ग्रेटर सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है, या इसको पेरिफेरल सर्कुलेशन भी कहते हैं। क्यों इसको ग्रेटर सर्कुलेशन या पेरिफेरल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि द सिस्टेमिक सर्कुलेशन सप्लाई ब्लड फ्लो टू टिश्यू ऑफ द बॉडी, ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स को छोड़ के, यानी कि एक्सेप्ट लंग्स, ऑल बॉडी टिश्यू को क्या करता है? ब्लड को सप्लाई करता है। सप्लाई जो करता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू होती है, इसीलिए इसे ग्रेटर सर्कुलेशन या पेरिफेरल सर्कुलेशन बोला जा रहा है। अब बात आती है कि इस लंग्स को कौन सप्लाई कर रहा होगा। तो दूसरा जो सर्कुलेशन रहा, जो हम अभी नाम दिया जिसका हमने, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो लंग्स को पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो लंग्स को जो ब्लड सप्लाई करने का कार्य करेगा वो कौन होगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आइए बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, लेकिन उससे पहले हम इसका देखते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, उसका फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है।
जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से ब्लड होता है, पंप होता है ऑर्टा के अंदर का। ऑर्टा से तुम्हारा किस में जाएगा, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर जाएगा। बॉडी टिश्यूज से तुम्हारे वेना केवा के थ्रू, और ये जो ब्लड होता है फाइनली तुम्हारा पहुंचता है राइट एट्रियम के पास। तो राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ये जो फ्लो होता है इसको बोलते हैं सिस्टेमिक फ्लो या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक ग्रेटर सर्कुलेशन है, पेरिफेरल सर्कुलेशन, इसमें क्या दिया, ऑल बॉडी टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर दिया सिस्टेमिक सर्कुलेशन ने एक्सेप्ट लंग्स। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या आता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता है कि राइट वेंट्रिकल से निकलती है तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी, वो उसके अंदर जाता है तुम्हारा इम्प्योर ब्लड, और ये पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेकर पहुंचती है लंग्स के पास। और यहाँ पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, इसकी वजह से इम्प्योर ब्लड हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, प्योर हो जाता है, और पल्मोनरी वेन के थ्रू ये किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये जो तुम्हारा प्रोसेस है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट एट्रियम तक होता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी होती है एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड को लेके जा रही है, इम्प्योर ब्लड को लेके जा रही है। इन जनरल जो आर्टरी होती हैं वो प्योर ब्लड को लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी वेन की केस में भी ऐसा ही है कि ये ओनली ऐसी वेन है जो होती है जो प्योर ब्लड ले जा रही है। इन जनरल जो वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड ले जाने का कार्य, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। अब बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलेशन। उसमें पहला जो होता है फंक्शनल पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन देख लेते हैं। फंक्शनल पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन, सबसे पहले फंक्शनल पार्ट देखते हैं आर्टरी का। आर्टरी होती हैं, मैंने अभी बताया कि आर्टरी इन जनरल होती हैं, वो कैसा प्योर ब्लड लेके जाती हैं, प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, कैरी करती हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन अभी बताया कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है वो तुम्हारा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। इसके साथ साथ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके कि इसके अंतर्गत जो आर्टरी के अंतर्गत होता है जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के अंदर क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। अंडर हाई प्रेशर के अंदर क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, ये हाई प्रेशर के अंतर्गत ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए जो आर्टरी की जो वॉल होती हैं, वेस्कुलर वॉल होती हैं, वो कैसी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ताकि वॉल होता है जब ब्लड फ्लो हो तो कहीं वो वॉल रप्चर ना हो जाए, इसलिए वजह से ये होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। और जो आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो भी हाई वेलोसिटी पे होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टीरियोल्स की। आर्टीरियोल्स क्या होती हैं, लास्ट स्मॉल ब्रांच या लास्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ द आर्टीरियल सिस्टम होती हैं। एक्ट एज ए कंट्रोल कंड्यूट की तरह बिहेव करती हैं। अब ये कंट्रोल कंड्यूट क्या है ये मैं समझ आता। कंड्यूट का मतलब क्या होता है, कंड्यूट मतलब एक समझ सकते हो डक्ट होता है, कंड्यूट मतलब डक्ट कह सकते हो या फिर आप चैनल समझ सकते हो। यानी कि ये क्या करती हैं, कंडक्ट या चैनल की तरह बिहेव करती हैं, और ये ब्लड को आर्टीरियल सिस्टम के एंड से मतलब एंड से, क्योंकि टर्मिनल पार्ट है ये आर्टीरियल सिस्टम का, तो वहाँ से ये ब्लड को लेती हैं और ये किसको, और मतलब कहाँ पर इसको रिलीज़ कर देती हैं, कैपिलरीज़ के अंतर्गत। तो ये आर्टीरियल सिस्टम और कैपिलरीज़ के बीच में एक चैनल की तरह बिहेव करती हैं या डक्ट की तरह बिहेव करती हैं, इसलिए इसे बोल रही हैं कि आर्टीरियोल होती हैं वो एक्ट एज ए कंट्रोल कंड्यूट की तरह बिहेव किया है इन्होंने। ठीक है, इनके अंतर्गत भी जो क्योंकि ये आर्टरी का ही छोटा ही पार्ट है, तो इनकी भी जो बॉल होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉल देखने को मिलती हैं। ठीक, अब बात करते हैं मोस्ट सरप्राइजिंग इज़ दी लो ब्लड वॉल्यूम इन दी कैपिलरी। कैपिलरीज के अंतर्गत लो ब्लड वॉल्यूम होता है। हाउएवर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के अंतर्गत इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिफ्यूज़न ऑफ सबस्टेंस करवाती हैं बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ये एक सरप्राइजिंग बात है। बात करते हैं कैपिलरीज़ के फंक्शन की, तो कैपिलरी तो ब्लड अभी तक कहाँ से, आर्टरी से आर्टीरियोल जो कि स्मॉल या टर्मिनल ब्रांच ऑफ द आर्टीरियल सिस्टम थी, उन्होंने रिलीज़ किया कैपिलरीज़ के अंदर। अब कैपिलरीज़ क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, एक्सचेंज करवाती हैं फ्लूइड, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स एंड अदर सबस्टेंस बिटवीन द ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लो।
इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के बीच के अंदर, बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये फ्लूइड न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंस को एक्सचेंज करवाना इनका फंक्शन होता है। कैपिलरीज की वॉल होती हैं वेरी थिन, बहुत ही पतली होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरी। आर्टरी की होती थी मस्कुलर वॉल, आर्टीरियोल की भी मस्कुलर वॉल थी, लेकिन कैपिलरीज की थिन वॉल होती हैं और इनकी वॉल्स के अंदर तुमको न्यूमरस माइन्यूट कैपिलरीज पोर्स देखने को मिलेंगे, जिनको कैपिलरी पोर स्पेशल कहा जाता है, जो कि परमिएबल होते हैं वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिकुलर सब्सटेंस के लिए। ठीक, तो इनकी वॉल होती हैं वेरी थिन हैं, थिन के साथ साथ इनके अंदर बहुत सारे माइन्यूट आपको पोर्स देखने को मिलेंगे, इनको कैपिलरी पोर कह रहे हैं, जो कि परमिएबल होते हैं वाटर एंड स्मॉल मॉलिकुलर सब्सटेंस के लिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स क्या होते हैं तुम्हारे, ये कलेक्ट करती हैं तुम्हारी, वेन्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, वो ये करती हैं कलेक्ट करती हैं ब्लड फ्रॉम द कैपिलरी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और ग्रेजुअली ये कॉजेज इनटू द प्रोग्रेसिवली लार्ज वेन, और ये क्या करती हैं, ये कलेक्ट होकर ये एक लार्ज वेन बना देती हैं। ठीक, लार्ज वेन होती हैं। अब बात कर तो वेन्स क्या होती हैं तुम्हारी, कि वेन्यूल्स ने उनको कलेक्ट होकर ही वेन्स को बनाया है। तो वेन होती हैं एक्ट एज ए कंड्यूट। अभी मैंने कंड्यूट का मतलब बताया, कंड्यूट का मतलब हमेशा एक समझना है, ये डक्ट है या चैनल है। ठीक, तो ये डक्ट या चैनल किसके बीच में कंड्यूट की तरह बिहेव कर रही हैं, तो ये कंड्यूट की तरह बिहेव करती हैं वेन्यूल्स और हार्ट। तो अब तुमने तो देखा ब्लड हुआ, ब्लड कैसे पंप हुआ, ब्लड हुआ उसको हार्ट ने पंप किया आर्टरी के अंदर का, क्योंकि आर्टरी के अंदर का प्योर ब्लड जाता है, आर्टरी ने आर्टीरियोल्स को दे दिया, आर्टीरियोल्स ने कैपिलरीज को दे दिया। ठीक है, और कैपिलरीज ने कैपिलरीज से लिया वेन्यूल्स ने, और वेन्यूल्स ने कलेक्ट होकर वेन्स बनाई, और ये वेन्स होती हैं ये डक्ट की तरह बिहेव करती हैं और वापस ये किसको दे देती हैं, हार्ट को दे देती हैं। ठीक, तो ये एक प्रोसेस है, सर्कुलेशन का प्रोसेस है कि जहाँ से ब्लड गया वहीं लेके आ गई है। तो एक्ट एज ए कंड्यूट किसके बीच में, वेन्यूल्स और हार्ट के बीच में, ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड फ्रॉम वेन्यूल्स बैक टू दी हार्ट। इसके साथ साथ और इनके मेन रोल हैं कि सर्व एज ए मेजर रिजर्वायर ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या करते हैं, रिजर्वायर की तरह, मेजर रिजर्वायर होते हैं फॉर एक्स्ट्रा ब्लड। यदि एक्स्ट्रा ब्लड है तो वो वेन्स के अंदर इकट्ठा हो सकता है, रिजर्वायर रिजर्व हो सकता है, बिकॉज इनकी जो होती हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या, इसके एक दो रीज़न होते हैं, एक रीज़न यहाँ बता रहे हैं, एक और रीज़न है जो आगे बताएंगे। क्योंकि यहाँ द प्रेशर इन वेनस सिस्टम इज़ वेरी लो, वेनस सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर होता है बहुत कम होता है। इसके साथ साथ जो इसकी वॉल्स होती हैं थिन के साथ साथ वो क्या होती हैं, थिन होती हैं लेकिन मस्कुलर तो होती हैं, थिन मस्कुलर होती हैं, लेकिन इनके अंतर्गत इनफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड करने की क्षमता होती है, यानी कैपेबिलिटी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सकती हैं। इस वजह से वेन्स होती हैं एज ए एक्स्ट्रा ब्लड रिजर्वायर की तरह बिहेव करती हैं। ठीक, और इनका जो वेनस सिस्टम का प्रेशर होता है वो भी लो होता है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है सर्कुलेशन का, वो होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन। अब बात करते हैं कि हार्ट ने क्या किया है तुम्हारा, उसके पास 100% ब्लड है, तो इसको कैसे कैसे, अब कितना परसेंट होगा उसका, कितना परसेंटेज ऑफ द ब्लड कहाँ जाएगा, वो इस चीज़ में दिखाया गया है। डायग्राम के थ्रू देखेंगे पहले तो डायग्राम पहले इसमें देखिए, फ्लो चार्ट में 100% ब्लड का जो पूरा कैलकुलेशन है वो है कि 84% ऑफ ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और 16% ब्लड होता है लंग्स और हार्ट में जाता है, हार्ट में रहता है। अब इसमें 16 का भी 9% होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाता है और रिमेनिंग 7% होता है वो हार्ट के लिए रहता है। 84% होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का होता है, वो उसका कैसे होता है कि 13% होता है वो आर्टरी में होता है, आर्टीरियोल और कैपिलरीज के अंदर का 7% होता है, वेन्स, वेन्यूल्स एंड वेनस साइनसेस के अंदर का 64% होता है। डायग्राम के अंतर्गत भी वही दिखाया गया है, डायग्राम लिया गया है गायकन से, तो इसके अंतर्गत भी वही चीज़ दिखाया गया है कि इसमें देखो
कि ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, राइट वेंट्रिकल से तुम्हारी निकली क्या, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि क्या इम्प्योर ब्लड को लेके गई, यही पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। पल्मोनरी सर्कुलेशन में बताया कि 9% ब्लड होता है। ठीक है, और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इन्फीरियर वेना केवा, ये इन्फीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा। ठीक, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, सिस्टम में वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तुम्हारा आर्च ऑफ अरोटा। इसके अंदर का तुम्हारा टोटल ब्लड 84% ब्लड जाता है, जो कि आर्टरी के अंदर 13% जाता है, आर्टीरियल और कैपिलरी के अंदर का 7% जाता है, और वेन, वेन्यूल्स, वेनस साइनस के अंदर का 64, कुल मिलाकर क्या होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में 84 जाता है। ठीक, ये तुम्हारा फ्लो चार्ट भी देख सकते हो कि कहाँ से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, वहाँ से तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जाती है, ये लंग्स हुआ, लंग्स के अंदर गया, वहाँ से पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड को लेके आई, लेफ्ट एट्रियम में ले आई, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ अरोटा अराइज होता है, वहाँ से ये सारे कैपिलरीज के थ्रू होते हुए इन्फीरियर वेना के और सुपीरियर वेना को राइट एट्रियम में इसको खाली कर देती है, एम्प्टी हो जाता है पूरा। ये पूरा प्रोसेस है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन। तो हमने डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन में देख लिया कितना कितना वॉल्यूम परसेंटेज जाता है। तो 84 मेजरली बताएं तो 84 होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, 16% होता है लंग्स और हार्ट के अंदर, तो इसमें से 9% होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और 7% होता है वो हार्ट के लिए होता है। Most surprisingly low blood volume in the capillaries, however that the most important function in the ध्यान रखें इस चीज़ को, ये बात क्या कह रहा है कि कैपिलरीज के अंदर का मोस्ट सरप्राइजिंग इज़ द लो ब्लड वॉल्यूम इन दी कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के अंदर का अभी कितना था, देखो आर्टरी के अंदर का 13% था, 7%, और वेन के अंदर का तो 7% है कैपिलरीज के अंदर का वॉल्यूम केवल। सबसे चौंका देने वाली बात यही है कि मोस्ट सरप्राइजिंग लो ब्लड वॉल्यूम इन दी कैपिलरी के अंदर का क्या है, ब्लड वॉल्यूम क्या है, लो है, जब 7% है। आर्टरी के अंदर का 13% और वेन्स के अंदर का तुम्हारा कितना है 64% है। वेन्स के अंदर का 64% और आर्टरी के अंदर का 13%, जबकि कैपिलरी के अंदर का ओनली 7%। जबकि जो कैपिलरीज होता है उसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इन द सर्कुलेशन, कि क्या करते हैं तुम्हारा डिफ्यूज़न ऑफ सब्सटेंस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। तो इसका मेन रोल होता है कैपिलरी सर्कुलेशन में, लेकिन इसके अंदर का ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम है लेकिन रोल अधिक है। और जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं अपन सर्कुलेशन की, वो है तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा देख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा। ओर्टा का कितना दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉल आर्टरीज बोलो, स्मॉल आर्टरी बोलो उसका 20, आर्टीरियोल का होता है 40, कैपिलरीज का होता है 2500, और वेन्यूल्स का होता है 250, और स्मॉल वेन्स का होता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वेना केवा का होता है 8%। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होता है कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज होती हैं इस जगह पर हो जाती है, और एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, तो वहाँ का तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा भी है। देख लीजिए कैपिलरीज का होता है सबसे ज़्यादा तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है एक्सचेंज प्रोसेस होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही वॉल्यूम कम है लेकिन एरिया इसका सबसे ज़्यादा है। एंड ब्लड वॉल्यूम कैपिलरीज के पास कम होता है, 7% है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सबसे ज़्यादा है। सबसे कम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ओर्टा का है। मेनली जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि याद रखें तो वो है, याद रखने वाली है आर्टरी और वेन का। तो आर्टरी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो वेन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी, और कितना ज़्यादा होता है 4 गुना ज़्यादा होता है, 4 टाइम्स ज़्यादा होता है आर्टरी से, लगभग 4 गुना ज़्यादा होता है। तो एक यह भी रीज़न बताया जाता है। तो देखो पर्टिकुलरली द मच लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेन देन द आर्टरी एवरेजिंग अबाउट 4 टाइम्स। ये चीज़ भी एक्सप्लेन करती है, ये बात भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि द लार्ज ब्लड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द वेनस सिस्टम
इन कंपेरिजन विद द आर्टीरियल सिस्टम। यानी जो वेनस सिस्टम की होती है जो ब्लड स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है, लार्ज होती है। अभी तो बताया कि जो वेन होती हैं वो एज ए रिजर्वायर की तरह बिहेव कर सकती हैं, मोस्ट रिजर्वायर की तरह बिहेव कर रही है। वहाँ बताया था कि लो प्रेशर भी होता है, एक तो पहला रीज़न तो ये भी हो गया कि प्रेशर भी लो होता है, दूसरी बात इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज़्यादा होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है तो इनकी इलास्टिक जो कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। समझ में आया? और ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं तो इनको याद रखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा ऐसे याद रखा जा सकता है, हमने कैसे बात की थी, आर्टरी से आर्टीरियोल से हमने कैपिलरी, यानी आर्टरी होती है, आर्टीरियल से ब्लड जाता है आर्टीरियोल के अंदर, आर्टरी कैपिलरी के अंदर, वहाँ से वेन्यूल उठाती हैं, ये कलेक्ट होकर तुम्हारी स्मॉल वेन्स बनाती हैं और वेना के बाद इसको राइट एट्रियम के अंदर कर देती हैं, खाली कर देती हैं, एम्प्टी। तो ये उसी का बढ़ता हुआ लगभग क्रम है। क्या स्मॉल आर्टरी यानी 20, फिर 40, उसके बाद ऐसे इसको याद रख, जिस हिसाब से याद रख सकते हो। सबसे ज़्यादा याद रखना कैपिलरी का सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, आर्टरी और वेन्स का याद रखना है इसमें। अब जो चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो। वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो की बात करते हो, वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो उसका फॉर्मूला है v बराबर F/A। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो है, v है यहाँ वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, f है यहाँ वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो, a है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक। ये इसका फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी इन आयोर्टा कितनी होती है, 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। और कैपिलरीज के अंदर अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो कितनी होती है, 0.3 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक। ये होता है वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। अब जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके कैरेक्टरिस्टिक की वो है प्रेशर इन वेरियस पोर्शन ऑफ द सर्कुलेशन। प्रेशर हम दोनों सर्कुलेशन में देखेंगे, ये डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में देखेंगे, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखेंगे। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि जो ब्लड होता है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप किया जाता है, लगातार पंप किया जाता है, कंटिन्यूसली पंप किया जाता है आयोर्टा के अंतर्गत। और इस वजह से आयोर्टा का जो प्रेशर होता है, आयोर्टा का जो प्रेशर एवरेज प्रेशर निकल के आता है वो 100 mmHg निकल के आता है, ठीक है। आयोर्टा का जो प्रेशर होता है 100 mmHg निकल के आता है। जो ब्लड होता है यहाँ पर जो आयोर्टा के अंदर का जो ब्लड पंप हो रहा है वो पल्सेटाइल नेचर का होता है। इसी वजह से जो आर्टीरियल प्रेशर होता है वो क्या होता है तुम्हारा वेरी करता है इन बिटवीन द सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है 80 mmHg होता है। तो देखिए इस जगह से कि ये तुम्हारा 120 mmHg और 80 mmHg के बीच में क्या करता है, ये वेरी कर रहा है। एवरेज प्रेशर कितना है 100 mmHg जो कि आयोर्टा का एवरेज प्रेशर है, और सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर कितना है 80 mmHg होता है। अब तो तुम्हारे बताया लार्ज आर्टरी फिर स्मॉल आर्टरी, लार्ज आर्टरी स्मॉल आर्टरी, फिर और उसके बाद आर्टीरियोल के अंदर जा रहा है, ये जो टर्मिनल ब्रांच होती हैं इसकी आर्टीरियल सिस्टम की, वहाँ से, और एक कैपिलरीज के अंदर जाता है। तो ये मेन जो याद रखना है वो एवरेज प्रेशर आयोर्टा का होता है 100 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर हो गया जो कि लार्ज आर्टरी के अंदर वेरी करता है 120, डायस्टोलिक होता है वो कितना होता है 80 mmHg। अब बात करते हैं कैपिलरीज। जो सिस्टेमिक कैपिलरीज होती हैं उनका प्रेशर कितना होता है, वो उसका सिस्टेमिक कैपिलरीज होती हैं उनका प्रेशर होता है वेरी करता है तुम्हारा 35 mmHg से लेकर 10 mmHg तक। जो 35 mmHg होता है वो आर्टीरियोलर एंड पर होता है, जो कि आर्टीरियोल के पास में जो एंड होता है वो 35 mmHg वहाँ होता है, और जो कि मैक्सिमम होता है, और जो मिनिमम होता है वो 10 mmHg होता है, जो कि तुम्हारे क्या होता है वीनस एंड पर होता है। एवरेज प्रेशर इसकी एवरेज प्रेशर की बात की जाएगी तो एवरेज प्रेशर इसका कितना आएगा, लगभग 17 mmHg निकल के आता है। एवरेज प्रेशर की बात करेंगे तो इसका 17, तो एवरेज फंक्शनल प्रेशर ऑफ द मोस्ट वेस्कुलर बीड इज 70 mmHg, ठीक। ये तो तुम्हारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात हुई। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऐसे धीरे धीरे क्या करता है, अपने ब्लड को
फिर धीरे धीरे जो 120 से होता है धीरे धीरे ये ज़ीरो MOHG की ओर प्रोग्रेस होता है। और ये ज़ीरो कब हो जाता है, जब वेना केवा होती हैं जो अपना ब्लड होता है उसको कहाँ पर एम्प्टी कर देती हैं, राइट एट्रियम के अंदर जाके जो इसको पूरे ब्लड को एम्प्टी कर देती हैं, तब जाके इसका प्रेशर कितना होता है 0 mmHg। ठीक, ये तो हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पंप किया जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर होता है वो भी पल्सेटाइल नेचर का होता है एज जैसे कि आर्टा के अंदर भी पल्सेटाइल नेचर का होता था। तो इसका लेकिन जो आर्टा के अंदर जो प्रेशर था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ वेरी 120 और 80 के बीच में रेंज अच्छी खासी थी इसकी, 120 और 80 mmHg थी। लेकिन यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ये रेंज होती है वो 120 और 80 mmHg ना होकर वो होती कितनी होती है 25 mmHg। ये रेंज होती है 25 mmHg से लेकर 8 mmHg। ठीक है, इसके बीच की ये रेंज होती है, यानी कि 25 हायर होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है और जो 8 mmHg होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक, जो एवरेज मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर होगा वो कितना निकल के आता है 16 mmHg निकल के आता है। 16 mmHg इसका मीन आर्टीरियल प्रेशर निकलता है और मीन कैपिलरी प्रेशर होता है तुम्हारा निकल के आता है। अब ये सारे के सारे प्रेशर जो मैंने अभी समराइज़ करके बोले हैं उसमें डायग्राम में ये समझा है, वही ये प्रेशर लिख रखे हैं कि जो ब्लड होता है कंटिन्यूसली पंप किया जाता है ऑर्टा के अंदर का, तो वहाँ का जो एवरेज प्रेशर होता है ऑर्टा का वो कितना होता है, वो होता है तुम्हारा 100 mmHg। एवरेज प्रेशर होता है 100 mmHg। आर्टीरियल प्रेशर होता है वो अल्टरनेट करता है बिकॉज यहाँ पे पल्सेटाइल नेचर का ब्लड फ्लो हो रहा है, तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में क्या करता है ये अल्टरनेट करता है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg होता है। सिस्टमिक कैपिलरी प्रेशर होता है वो वेरी करता है, मैंने बताया 35 to 10 mmHg। 35 होता है वो आर्टीरियोलर एंड पर होता है और 10 mmHg होता है वो किस पर होता है वीनस एंड पर होता है। और एवरेज फंक्शनल प्रेशर ऑफ मोस्ट वेस्कुलर वीड होते हैं यहाँ पर क्या होता था 17 mmHg होता है। ये तो तुम्हारी क्या बात हो गई, यहाँ तक बात हो गई हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। अब बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर वेरी बिटवीन द, मैंने बताया कि 25 mmHg। ऑर्टा की तो यहाँ भी पल्सेटाइल नेचर का है, लेकिन यहाँ पर जो रेंज थी वो ज़्यादा थी 120 और 80 की थी, यहाँ पर 25 और 8 mmHg की है। ठीक, सिस्टोलिक होता है वो 25 mmHg होता है और डायस्टोलिक होता है 8 mmHg होता है। और मीन पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर होता है वो कितना होता है 16 mmHg मैंने बताया। और मीन कैपिलरी प्रेशर एवरेज कितना होता है, मीन कैपिलरी प्रेशर होता है वो 7 mmHg होता है। तो एक बार तुरंत इस चीज़ को समराइज़ कर लेते हैं, हमने क्या तो हमने पढ़ा है हमने अभी तक सर्कुलेशन के बारे में कि सर्कुलेशन होता क्या है, सर्कुलेशन यदि ना हो तो क्या होगा, यानी कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सर्कुलेशन। तो इसके हमने फंक्शनल पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन देख लिए, फंक्शन ऑफ द सर्कुलेशन देखे कि क्या क्या सर्कुलेशन करवा सकता है, यानी कि टिश्यू की नीड होती है उसको क्या करता है फुलफिल करवाता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलवाएगा, होम्योस्टेसिस मेंटेन करवाएगा, हार्मोन को एक वन पार्ट ऑफ द बॉडी से अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर का ट्रांसपोर्ट करवाने का कार्य करवाता है। इसके साथ साथ ये किडनी के अंदर भी एडिशनल रोल प्ले करता है। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन कितने होते हैं, टू टाइप होते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है ग्रेटर सर्कुलेशन है, पेरिफेरल सर्कुलेशन कह सकते हैं। क्यों कहते हैं ये हमने बताया, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है ये बताया हमने। फिर इसके बाद हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात की सर्कुलेशन की। तो पहला हमने फंक्शनल पार्ट देखा, पहले आर्टरी का देखा हमने, आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, फिर वेन का फंक्शन, आर्टीरियोल का क्या होता है, फिर आर्टीरियोल होती है कैपिलरीज को ब्लड दे देती हैं, तो कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है, फिर वेन्यूल्स का फंक्शन देखा, वेन्यूल्स कलेक्ट होकर तुम्हारी वेन्स बनाती हैं तो वेन्स का फंक्शन हमने देखा। ठीक, वेन्स होती हैं बैक टू हार्ट को होते हैं अपने ब्लड को बैक कर देती हैं। तो ये हमने सारी प्रोसेस क्या थी फंक्शनल पार्ट में देख ली। फिर हमने क्या देखा उसका, ये सिस्टेमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, फिर उसका फंक्शनल पार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, कैपिलरीज हो गई, वेन्यूल्स हो गई। हमने वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इसका देख लिया कि सिस्टेमिक में 84 जाएगा, लंग्स और इसके लिए हार्ट के लिए 16 जाएगा, पल्मोनरी में 9% जाएगा, हार्ट में 7% जाएगा, हार्ट ये वगैरह देख ली।
वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन देखा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने देखा, इसका अनदर रीज़न बता दिया क्यों वेन्स होती हैं वो रिजर्वेयर की तरह करती हैं, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो हमने देख लिया, ठीक। और ये लास्ट में जो हमने देखा ये डायग्राम के थ्रू, तो मेन डायग्राम के थ्रू याद रखना है, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। प्रेशर की ऐसी कोई बात नहीं है। ऑर्बिटा का एवरेज प्रेशर 100 mHg होता है, पल्सेटाइल नेचर का होता है, तो वो 120 और 80 mHg के बीच में वेरी करेगा। 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर होगा, 80 होगा डायस्टोलिक प्रेशर होगा। जो कैपिलरीज का प्रेशर होता है वो 35 mHg से लेकर 10 mHg के बीच में वेरी करता है। सिस्टमिक कैपिलरीज की बात कर रहा हूँ मैं, तो सिस्टमिक कैपिलरीज ये देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने बताया आर्टीरियल एंड पर इसका 35 mHg होता है, और जो वीनस एंड पर होता है 10 mHg होता है, और एवरेज कितना होता है 17 mHg होता है। पल्मोनरी आर्टरी मैंने बताया, पल्मोनरी सर्कुलेशन है पल्मोनरी आर्टरी, और की तरह इसका 120/80 तो नहीं होता, इस जगह पर कहता है 25/8 mHg होता है। ख़त्म बात यहीं हो जाती है। और इसका जो मीन प्रेशर होता है, यहाँ से 17 आ रहा था कैपिलरीज का, यहाँ कितना होता है लगभग कैपिलरीज का नहीं बता रहा मैं, तो आर्टरी का बता रहा हूँ। पल्मोनरी आर्टरी का जो मीन प्रेशर होता है ये इस जगह पर 16 mHg आता है, और जो आर्टरी की कैपिलरीज की बात करेंगे तो 7 आता है। यहाँ पर कितना आता था 17 mHg मीन प्रेशर आता था। ख़त्म, इतनी बात आती है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।